नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं प्रश्नावली संख्या 9 से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति के इसी प्रश्नावली के कुछ वीडियोस हमने आपके साथ पहले से शेयर कर चुके हैं, जिसमें आपको 9.1 प्रश्नावली 9.2 और विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवा चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया तो जल्दी से जाकर वह उनका अध्ययन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 जो है वो इस प्रकार से है कि यहाँ आपको दो बिंदु दिए गए हैं। जैसे लिखा हुआ है कि बिंदु 5 0 और 0 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो है वो 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको बताना है कि ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक क्या है। जैसे यहाँ कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। जैसे ए का दिया है 5 और 0, और जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 4। दोस्तों आपको ज्ञात करना है यहाँ इस बिंदु P के निर्देशांक। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए इसके बिंदु के निर्देशांक जो है वो x और y है, और यहाँ जो है वो P है वो इसे 2:3 में विभाजित करता। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये x1 और ये y1 का मान होगा, ये x2 और ये y2 का मान होगा, ये m कहा जाता है और ये n कहा जाता है। अब आप यहाँ x और y के मान किस तरह से ज्ञात करने वाले हैं। तो दोस्तों विभाजन सूत्र आपको ज्ञात है। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र से हम यहाँ x और y के मान ज्ञात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। x बराबर विभाजन सूत्र में होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1। आपको ज्ञात हो आपको ज्ञात हो कि ये जो विभाजन है वो अंत विभाजन है। अगर बाह्य विभाजन होगा तो प्रश्न में आपको बताया हुआ होगा कि ये एक बाह्य विभाजन है। तो यहां देखिए आप लोग m का मान देख सकते हैं 2 है, x2 का मान दोस्तों 0 है, प्लस n का मान देखें तो वो 3 है, और x1 का मान 5 है, अपॉन m+n का मतलब हो जाता है 2 + 3, क्योंकि m और n के मान यहां से हम लिखने वाले हैं। 2 को आप 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 गुणा 3 15 हो जाते हैं। 3 और 2 को जोड़ने पे 5 हो जाते हैं, और 15/5 आपको प्राप्त हो जाता है। जब आप 15 को 5 से विभाजित करते हैं दोस्तों तो आपको 3 आंसर इसका प्राप्त होता है। तो आपके सामने x का मान जो है वो 3 निकल करके आता है। अब हम बात करते हैं y की कोऑर्डिनेट की। तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए आप विभाजन सूत्र y वाला लगाने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन होता है y बराबर my2 + ny1 अपॉन m+n। देखिए y की जगह आप y लिखेंगे, m का मान आप देख सकते हैं 2 है। अब आप y2 और y1 यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो केवल y1 और y2 में। तो क्या है y1 y2? तो देखिए y1 जो y2 है वो 4 है, प्लस n का मान यहां से देख सकते हैं आप 3 है, y1 दोस्तों 0 है, अपॉन m+n मतलब 2 + 3। ये देखिए 4 दूनी 8 हो जाते हैं, और 3 गुणा 0 0 हो जाता है। तो 0 अपॉन 3 2 5, जोड़ने में 5 हो जाते हैं। तो 8/5 जो है वो y का मान यहां से हमें प्राप्त होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आपको x और y के मान मतलब p के जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो 3 और 8/5 आपके सामने आते हैं। अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप वहां से आपको ऑप्शन चुनना है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करके और आप देख सकते हैं कि वहां जो ए ऑप्शन है उसमें आपके 3 और 8/5 जो है ये दोनों निर्देशांक वहां प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 का अध्ययन करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, जो आप 8 नंबर का क्वेश्चन है उसे हल करेंगे उससे पहले आपको ज्ञात हो एक दूसरा क्वेश्चन जो आपकी बुक वाले प्रश्नों में नहीं है, केवल विविध प्रश्नमाला के इसी प्रश्न में आपको उस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए वो किस प्रकार का प्रश्न है, क्या है, नया है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई ये ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल है और इसके ए बी और सी 3 शीर्ष है। दोस्तों इन तीनों शीर्षों को हम लोग जैसे यहां से आपको उसको 2 और 3 नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, इसको -2 -1 दे दिया, इसको 4 और -1 दे दिया। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब आपको कहा क्या गया, आपको ये कहा गया है कि इस त्रिभुज एबीसी के जो शीर्ष है वो दिए गए हैं। आप त्रिभुज एबीसी के का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए इसका एरिया। तो किस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं? तो देखिए यहां जब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए एरिया और त्रिभुज एबीसी लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या करना होता है 1/2। सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, 1/2
उसके बाद आप कोष्टक लिखने वाले हैं, x1 यहां लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे y2 माइनस y3। दोस्तों इसके बाद आप प्लस का चिन्ह लगा करके x2 लिखेंगे और फिर आप यहां y3 से वापस लिखेंगे y3 माइनस y3 के बाद आप y1 लिखेंगे प्लस ये x3 और यहां कोष्टक बंद और ये y1 माइनस y2। ये जो है वो आपके सामने जो फॉर्मूला होगा वो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब क्या यहाँ x1 y1 x2 y2 क्या मान होंगे? देखिए x2 x1 y1 ये तो हमने सीखा है, लेकिन ये x3 आ रहा है y3 आ रहा है, तो ये क्या होंगे? तो तीन कोऑर्डिनेट दिए गए, देखिए आप इसे लिखेंगे x1 y1, इसे आप x2 y2 लिखेंगे और इसे आप x3 y3 लिखेंगे। कोई आवश्यक नहीं है यही लिखे, आप यहां से शुरू कर सकते हैं, आप x1 y1 यहां लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है इसी क्रम से आपको। ये मान आप जब यहां रखेंगे तो इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपके सामने निकल कर आएगा। एक विशेष आप ध्यान और रखें, इस तरह के प्रश्नों को जब निर्देशांक दिया गया होता है और आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, कई स्थितियां ऐसी आ जाती है कि एरिया और त्रिभुज एबीसी सामने लास्ट में जो आंसर आता है वो इस प्रकार से आता है -12। अब दोस्तों जो -12 है तो आपको ये ज्ञात हो कि क्षेत्रफल जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो आप क्या करने वाले हैं? आप इसे करने वाले हैं +12। ठीक है, +12 क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है और यहां आप वर्ग मात्रक जरूर लिखेंगे। वर्ग मात्रक लिखने पे इसका आंसर सही आंसर ही होगा। ध्यान रहे, आपके सामने कभी भी ऋणात्मक आंसर आता है तो आप उसे धनात्मक करके लिखें और वर्ग मात्रक उस पर अवश्य लिखें। अब यहां आप ये इस तरीके से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। अब दोस्तों अपना जो प्रश्न है इसमें जो 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है? तो देखिए वहां आपको लिख रखा है, तीन कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 और 1, ठीक है, और उसके बाद देखिए पहला कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3 और 1, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी पहला कोऑर्डिनेट, ये अगले क्वेश्चन में हमने लिखनी है, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है आपको 1 और 2। दूसरा जो निर्देशांक है वो दे रखा है हमें -1 और x, -1 और x, और उसके आगे जो अगला कोऑर्डिनेट है तीसरा वो दे रखा है 2 और 3। ये तीन निर्देशांक आपको दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको यहां कहा गया है कि तीनों जो बिंदु है वो सहरेखी है। दोस्तों बिंदु तीनों सहरेखी हैं, तो आपको यहां इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। अब तीनों बिंदु सहरेखी हैं तो सहरेखी होने की क्या स्थिति होती है? देखिए तीनों बिंदु अगर सहरेखी हैं तो दोस्तों सहरेखी होने पर तीनों एक ही रेखा पर स्थित होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा A, B और ये C, ये तीनों सहरेखी है तो तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब आपको ये ज्ञात हो कि तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो उनसे किसी प्रकार के कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A, B और C तीनों असहरेखी है तब त्रिभुज बनता है। अगर सीधी एक ही लाइन में है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहां क्योंकि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, समतल में स्थित आकृति। तो ये समतल में स्थित तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, अब ये तीनों एक ही लाइन पे स्थित है तो सिर्फ एक ही रेखा प्राप्त होगी, न कि तीन रेखाएं हमें प्राप्त होगी, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको क्या आता है? जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो जब बिंदु सहरेखी होते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है, और जब त्रिभुज नहीं बनता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। दोस्तों 0 होता है जब बिंदु सहरेखी हो। तो यहां देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं, यहां आप जो हमने इस तरफ लिख रखा है ये क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इस क्षेत्रफल का सूत्र जो होगा इससे अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं तो वो बराबर होगा किसके? 0 के। तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे हमेशा, यहां से 1/2 वापस लिख दिए। अब आप x1 y1 x2 y2 के मान लिखेंगे तो देखिए वो क्या होता है, ये आपका x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2 हो जाता है, ये x3 और ये y3 हो जाता है। तो ये मान आप यहां से लिखने वाले हैं, आप स्वयं भी इन्हें लिख सकते हैं। तो देखिए x1 की जगह आप ये 1 लिखेंगे, कोष्टक बंद। y2 का मान दोस्तों x है, माइनस फॉर्मूले से y3 का मान आप देख सकते हैं ये 3 है, प्लस x2 की बात करें तो x2 यहां से -1 है, ये -1 लिख दिए, कोष्टक बंद। y3 का मान 3 है, ये माइनस फॉर्मूले से, और y1 का मान जो है वो यहां से लिखेंगे आप 2 है, प्लस x3 की आप बात करें तो x3 यहां से 2 है, और बात करें हम y1 की तो y1 दोस्तों 2 है, माइनस y2 का मान जो है वो यहां से x है। ये लिखने के बाद आप इसे हल करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, यहां से आप 0 लिखेंगे, सिर्फ 1/2,
ये एक जो है वो अंदर गुणा हो जाएगा, तो एक गुणा अक्स रहेगा, एक गुणा -3 हो जाते हैं। यहां देखिए प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को जब आप गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का एक, ये -1 जब इस 3 से गुणा होगा तो -3 हो जाते हैं। ये -1 जब इस -2 से गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 हो जाते हैं। बात करें आगे की तो 2 गुणा 2 4 हो जाते हैं, और 2 गुणा अक्स माइनस के 2 अक्स हो जाते हैं। अब दोस्तों आप इसे हल कर लीजिए, जो संख्याएं जुड़ रही है उन्हें जोड़ देंगे, जो घट रही है उन्हें घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ये अक्स है और ये माइनस के 2 अक्स हैं। दोस्तों 2 अक्स माइनस के और अक्स प्लस का है, तो 2 अक्स में से एक अक्स जो है वो घट जाएगा, तो अक्स रह जाएगा एक, जो किसका है, माइनस का, क्योंकि 2 अक्स में से एक अक्स घट जाता है। ये -3 और ये -3 तो माइनस के 6 हो जाते हैं, और ये प्लस के 4 और प्लस के 2 तो प्लस के 6 हो जाते हैं। अब देखिए प्लस के 6 है, माइनस के 6 है, तो आपस में कट जाते हैं, 0 हो जाता है, या आप कह सकते हैं 6 में से 6 घटे तो 0 हो गया। तो माइनस अक्स यहां से रह जाएगा, माइनस अक्स को आप गुणा कर दीजिए 1/2 से, तो माइनस का अक्स बटा 2 और उस तरफ 0 है, अपोन आप 1 लिख सकते हैं। 2 × 0 0 हो जाता है, और उस तरफ माइनस का अक्स है, तो आप लिख सकते हैं अक्स बराबर 0 जो है वो आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है हमें अक्स का मान जब बिंदु सरल की हो, तो वो 3 कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं उनमें से अक्स का मान, तो ये है दोस्तों इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8। अब हम बात करें यदि प्रश्न संख्या 9 की, तो देखिए उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 जो है बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में लिखा है कि बिंदु 3a और 4a, दो बिंदु दिए गए हैं 3a और 4a, इन दोनों जो बिंदुओं के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो है √10। यहां इन दोनों की, ये a और ये b है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी √10 है, तो आपको ज्ञात करना है इस a का मान। दोस्तों इस a का मान किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, तो यहां आप लोगों को डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये देखिए a b के अगर आप बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ए बी क्या है, ए बी है ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और आपको प्रश्न में लिखा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √10 है, तो आप √10 यहां रखने वाले हैं, ये √10 रख दिए। अब यहां आप x1 x2 y1 y2 के मान लिखेंगे, तो ये देखिए इसे आपने x1 y1 मान लिया और इसे आपने x2 y2 मान लिया। देखिए x2 का मान 4 है, ये माइनस फॉर्मूले वाला, x1 का मान है वो 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आप 1 लिखने वाले हैं और y1 की जगह आप लोग a लिखने वाले हैं, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों ये √10 है, आप इसे यही रखें। इसके बाद इस तरफ आप सोल्व कीजिए, देखिए 4 में से 3 घटे 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आप इसे a1 - a को इस फॉर्मूले से हल करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। यहाँ पे a² मतलब a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b² मतलब a का स्क्वायर -2 × a × b, तो 2 गुणा 1 गुणा a, तो 2a हो जाएगा, ये आपको प्राप्त होता है। और यहां आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आपको प्राप्त होगा, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ जो है वो रूट है, तो दोस्तों आप क्या करने वाले हैं, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्यों कर देंगे वर्ग, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करने से इसके जो रूट है वो हट जाएंगे, तो रूट हट जाएंगे तो देखिए क्या स्थिति रह जाती है, यहां 10 रहेंगे, यहाँ पे 1 और 1 ये 2 हो जाता है, प्लस ये a² माइनस के ये 2a। अब यहां देखिए आप लोग, यहां स्थिति क्या आती है, यहां स्थिति ये आती है कि ये जो प्लस के 2 है ये आप इस तरफ ले आइए, माइनस के 2 हो जाएंगे, या इस स्टेन को जो है इस तरफ ले आइए ताकि द्विघात समीकरण बन जाती है। तो आप इस 10 को इस तरफ ले आते हैं, तो ये 10 जो इस तरफ प्लस की जब इस तरफ आएंगे माइनस के हो जाएंगे। देखिए a² माइनस 2a, ये प्लस के 2 है, ये 8 10 इस तरफ आते हैं तो ये माइनस के 10 हो जाते हैं, तो दोस्तों इस तरफ बराबर में 0 हो जाता है। तो स्थिति क्या आती है, a² माइनस 2a, 10 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, 10 में से 2 घट गए माइनस के, 8 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होती है, और आपका अगर इसका गुणनखंड हो रहा द्विघात समीकरण का, तो आप इसे गुणनखंड विधि से बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको गुणनखंड करने होंगे 2a के, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन्हें जोड़े घटाएं तो 2a आ जाए,
और जब उन्हें गुणा किया जाए तो 8a स्क्वायर आ जाए, इस और इस संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखिए 2a के गुणनखंड क्या होते हैं, तो आप लेंगे माइनस के 4a और प्लस के 2a। देखिए माइनस 4a में से 2a घट जाते हैं तो माइनस के 2a से रह जाते हैं। जब आप इन्हें गुणा कर लेते हो तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 a गुणा a स्क्वायर, तो माइनस के 8a स्क्वायर आ जाते हैं। तो यहां से आपने a स्क्वायर लिख लिया और यहाँ ये माइनस के 8 बराबर 0। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखिए ये दोनों के पेयर बन रहा है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है a, तो a कॉमन लिया तो a माइनस 4 यहां रह जाता है और यहां से प्लस 2 जो है वो कॉमन आ जाता है, तो यहां से भी a माइनस 4 अंदर रह जाता है, बराबर में 0 है। जो कोष्टक में जो कॉमन फैक्टर है उनको आप लिख लीजिए एक बार, जैसे a माइनस 4 है तो आपने एक बार a माइनस 4 लिख लिया। दूसरा जो है वो देखिए a प्लस 2 है तो आपने a प्लस 2 लिख लिया, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे। जैसे आपने लिख लिया a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस के हैं उस तरफ प्लस के हो जाएंगे, और दूसरा आपने लिख लिया a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a जो ये 2 है वो प्लस में उस तरफ माइनस के हो जाएंगे। तो a के जो मान है वो आपको क्या प्राप्त होता है, वो होता है माइनस 2 और 4। ये जो है यहां से हमें a का मान निकल कर आता है। तो दोस्तों ये है इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या जो 9। अब हम बात करेंगे यदि प्रश्न संख्या 10 की, तो देखिए प्रश्न संख्या 10 जो है वो किस प्रकार से हल होगा। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 10। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 को हल करने का बहुत ही साधारण और आसान तरीका आपको समझाया जा रहा है, जो आपकी बुक पे इस तरह के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में लिखा है, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 2 1 और 1 माइनस 2 से समान दूरी पर स्थित है। एक्स और वाई दो बिंदु हैं जो समान दूरी पर स्थित है दो बिंदुओं से। पहला जो है वो है 2 1 और दूसरा जो है वो है 1 और माइनस 2। ये 1 और ये माइनस 2, इनसे समान दूरी पे कोई बिंदु है एक्स और वाई। आप इन्हें कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं जैसे ए बी, और ये कोई पी है या फिर ये पी मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है वो समान दूरी पर स्थित है। तो आपके सामने यह स्थिति दी गई है कि ए जो है ए बी सी में कुछ समीकरण दी गई है, आपको बताना है। या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है कि ए और बी से समदूरस्थ बिंदु एक्स वाई है, तो इन्हें एक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों यहाँ समीकरण रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, तो देखिए ये समान दूरी पर स्थित है, तो आप ये लिखेंगे कि भाई एपी जो है वो बराबर है बीपी के, क्योंकि इन दोनों की दूरियां बराबर है। अब देखिए दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपके पास में, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां से बीपी के बीच की दूरी का भी यही फॉर्मूला होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको x2 x1 y1 और y2 के मान रखने हैं, तो यहां आप ज्ञात कर रहे हैं AP के बीच की दूरी, तो इसे आपने x1 और y1 मान लिया, इसे आपने x2 और ये y2 मान लिया। तो यहां आप मान रखने वाले, देखिए x2 का कितना है, x है, माइनस फॉर्मूले से x1 का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें हम तो वो y है, माइनस y1 जो है वो 1 है, इसका होल स्क्वायर बराबर। यहां देखिए अब आप ज्ञात कर रहे हैं दूरी बीपी के बीच की दूरी, तो बीपी जो है उसका जो फॉर्मूला है वो ये आपको दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का लिख रखा है हमने। तो बी और पी में आप देख सकते हैं ये x2 y2 आपने मान रखा, तो आप इसे x1 और ये y1 मान सकते हैं। अब आपको मान रखना, देखिए x2 कितना है, x है, माइनस का फॉर्मूले से x1 का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो वो y है, माइनस y1 की बात करें वो माइनस 2 है, तो माइनस 2 और ये माइनस फॉर्मूले से तो प्लस के 2 हो जाता है, इसका होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इनके जो इसको विस्तृत रूप इनका लिखने की, तो यहाँ आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे यही सूत्र, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो ये सूत्र हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप यहाँ लिखने वाले, यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इन्हें हम सूत्र से जब खोलेंगे तो क्या स्थिति शेष रह जाती है, देखिए यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 गुणा 2 4 हो जाता है, तो 4 गुणा x 4x। यहाँ पे भी यही रहेगा, प्लस a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 गुणा a गुणा b, तो 2y हो जाते हैं बराबर। यहाँ की आप बात करेंगे
तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस यहां देखिए प्लस वाला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 गुणा 2 4 गुणा y जो है वो 4y हो जाते हैं। अब आपको यहां दे रखा दोनों तरफ रूट दे रखा। दोस्तों जब आप दोनों पक्षों में रूट देखते हैं तो आप सीधा वहां वर्क कीजिए ताकि उनके रूट जो है वो हट जाते हैं और प्लेन में एक सरेखी जो है एक लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाए, रेखिक समीकरण आपको मिल जाए। तो देखिए आपने लिखा दोनों पक्षों का वर्क करने पे, ये आप मेंशन जरूर कर दें यहाँ पे। तो यहां आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर। जब आपने वर्क किया तो देखिए क्या स्थिति आती है, वर्क किया तो दोस्तों इनके रूट हट गए। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये वाई स्क्वायर है प्लस के तो वाई स्क्वायर, चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये माइनस के 4x, ये माइनस के 4x, ये माइनस के 2y, ये माइनस के 2y, ये देखिए 4 प्लस के हैं और 1 भी प्लस का है, तो 4 और 1 ये 5 हो जाते हैं। तो आपने इनको जोड़ करके लिख दिया, बाकी सब अलग अलग लिखे जाएंगे क्योंकि कोई किसी में अभी जुड़ और घट नहीं रहा है। तो जब नहीं जुड़ घट रहे हैं तो आप उन्हें जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहां देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस के वाई स्क्वायर, माइनस के 2x है, ये माइनस के 2x, प्लस के 4y है, ये प्लस के 4y। अब आप यहां देखिए 4 और ये 1 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ये प्लस 5 बराबर, अभी जो है बराबर में ये स्थिति आ जाती है। अब आप क्या करने वाले, अब आप इनके जो है वो पक्षांतरण करेंगे, मतलब जो उस तरफ सारी जो संख्याएं हैं उन्हें इस तरफ ले आइए। तो देखिए क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2y प्लस 5, ये इस तरफ आ जाएंगे, सबके चिन्ह बदल रहे हैं। देखिए माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस के 2x और ये प्लस के है तो ये माइनस के 4y और ये प्लस के तो माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाता है। अब बात करें ये 4x की और ये 2x की, तो 4x जो है वो माइनस के और 2x है वो प्लस के, तो 4x में से 2x घट जाते हैं तो 2x शेष रह जाते हैं जो किसके रहेंगे, माइनस के शेष रहेंगे। अब बात करें 2y की, तो देखिए 2y जो है वो यहां माइनस के 2y है और यहां जो है वो माइनस के 4y है, तो 2y और 4y को जब आप जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितने हो जाते हैं, देखिए माइनस के 2y और माइनस के 4y माइनस के 6y हो जाते हैं। ये प्लस के 5 है और ये माइनस के 5 है, तो ये कट जाते हैं आपस में या घट जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो ये बराबर में अभी आपने 0 लिख दिया। अब देखिए पूरी इक्वेशन अगर किसी समान संख्या से कटती है तो आप उसे विभाजित कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 से कट रहा है तो 2 यहाँ 2 से 2 कट जाते हैं, यहाँ ये 3 बार कट जाते हैं 6 बराबर 0, इस तरफ माइनस का, देखिए यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं या आप ये कर सकते हैं माइनस को पूरी इक्वेशन से गुणा कर देते हैं। तो माइनस से जब आप इसे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस बराबर, ये 0 को भी आप माइनस से गुणा करेंगे लेकिन 0 माइनस से गुणा हो चाहे प्लस में लिखा हो, 0 0 होता है। तो यहां जो इक्वेशन हमारे सामने